पता नहीं ये हम कर पाएंगे भी या नहीं। बहुत सारे प्रोग्राम यहीं पर आकर फेल हो जाते। फलक अपनी नज़रें कंप्यूटर पर गड़ाए, हाथ में स्ट्रेस बॉल को दबाते हुए थोड़ी बेचैनी से बड़बड़ा रही थी। अरे 18 महीने की मेहनत है, ऐसे ही थोड़ी ना बेकार जाने देंगे। बगल में बैठी नभा ने मुस्कुराते हुए ये तनाव थोड़ा कम करने की कोशिश करते हुए कहा। फलक के पास बैठी नभा सैटेलाइट को अब मार्स यानी मंगल के ऑर्बिट में इंसर्ट करने के लिए तैयार थी। मेरे 3 गिनने पर, ठीक है? 1, 2, 3, गो 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 गो। ये कहते हुए नभा, फलक और बाकी की टीम ने कंप्यूटर के कीबोर्ड और कंट्रोलर्स पर अपनी उंगलियां दौड़ा दी। और देखते ही देखते सैकड़ों लाखों मील दूर उस अनंत आकाश में तैरते हुए उस सैटेलाइट के इंजनों में जान सी दौड़ गई। आग उगलता वो सैटेलाइट मंगल की कक्षा यानी कि ऑर्बिट के पास पहुंच गया था। और पिछले 10 महीनों से चल रहे उस सैटेलाइट और अपने सफर को मंजिल के करीब आता देख वापस सैकड़ों मीलों दूर कंप्यूटर, बुद्धिजीवी और उम्मीदों से भरे उस कमरे में जोश की एक लहर दौड़ गई। माचिस की रगड़ से जली तिल्ली की आग को उस दिए को दे गगन ने उस सर्द हालात में थोड़ी गर्मी और रोशनी पैदा करने की कोशिशें जारी रखी। उस झिलमिलाती रोशनी में वो झूमता हुआ दीपक, संकल्प के लाल अंगवस्त्र में लिपटे गगन और उसके सामने अपनी चिर परिचित मधुर मुस्कान लिए माँ दुर्गा की मूर्ति को देख पा रहा था। लगभग 10 महीने से चल रही गगन की वो तपस्या अब पूरी होने जा रही थी। हाँ, बशर्ते माँ की मर्जी जरूर होनी चाहिए। अब तक की मेरी ये बातें सुनकर आप ये सोचने लगे होंगे कि गगन कोई 50-60 बरस का कड़े तप में तपता हुआ योगी है, पर यहाँ आप लोग गलत हैं। गगन तो महज 25 बरस का था, जो यूं कोई 1 साल पहले ही खुद की खोज के सफर पर निकला था। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब ये सवाल कभी जहन में नहीं आते, जैसे कि मैं कौन हूं, आखिर ये घुटन क्यों है, अगर मैं नहीं हूं तो फिर भी मैं क्यों। और अगर ये सवाल कभी आ भी जाते हैं तो यूं ही मस्ती के शोरगुल में दब कर रह जाते हैं। पर जब जिंदगी ठोकर मारती है तो दर्द के साथ ये सवाल भी और उभर कर आ जाते हैं। यही कोई 1 साल पुरानी बात रही होगी। सब ठीक ही तो चल रहा था, नौकरी का काम, घर पर माँ का साथ और बाहर भी सबका प्यार तो था ही। पर ना जाने अचानक सब पलट गया। घर और बाहर सब छूट गया। बाहर का साथ उसे छोड़कर चला गया और इस कड़वी दुनिया में उस मीठे प्यार का सोता वो माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन दिनों गगन को नौकरी के दौरान गले में पहनने वाली टाई किसी फंदे से कम नहीं लगती थी। वो दिन प्रतिदिन उसके गले में कसती सी जा रही थी। तभी कुछ साथ काम करने वालों ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया। और हाँ, हिमाचल आओ और बाबा की बूटी ना खींचो, यह कहकर उन लोगों ने गगन को नशे चखवा दिए। नशे में दर्द और भटकाव कम होने की बजाय थोड़ा और बढ़ गया। इस नशे में उसका मन और उसका तन दोनों डगमगा रहे थे। और नशे में डगमगाते हुए वो किसी सड़क पे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सर्द में अधनंगे शरीर पर भस्म रमाए, अधरों पर मुस्कान और आंखों में आनंद के मोती लिए किसी बेनाम योगी को देखा। ऐसा मालूम होता था कि पिछली रात उस योगी ने ही गगन की जान बचाई थी। और हाँ, वो बात अलग है कि गगन ने शायद पहली बार जिंदगी की चूहा दौड़ से अलग किसी को अपने में ही मलंग देखा था। वो बेनाम योगी गगन के सामने आसन लगाए बैठा था। कुछ देर के बाद जब योगी ने अपनी आंखें खोली तो कहा, लगता है दुखी है तू, जभी तो खराबी में सुख ढूंढता है। अरे जब सब राख से बना है और सब जब राख ही हो जाना है, अरे तो फिर काहे को रोता है, क्यों ये जिंदगी की साख खोता है। गर है तलाश तुझे नशे की, तो आ तुझे जिंदगी का रस पिलाता। अरे क्या पड़ा है इस धुएं में, ले आ मैं तुझे राख चखाता।
ये कह उस योगी ने गगन के सर पर अपना हाथ रख दिया। बस उस योगी के हाथ रखने की देर थी कि गगन की आंखों से मोती टपकने लगे, सांसों में मिठास सी घुलने लगी। इन सांसों के तारों के कंपन के पीछे गगन पूरी दुनिया की हदें देखने लगा। शरीर खत्म, रिश्ता खत्म, शरीर खत्म तो ये गोरख धंधा खत्म। वो पहली बार बहुत हल्का महसूस कर रहा था। पर वो कहते हैं ना कि जब एक प्यास बुझ जाती है तो फिर दूसरी प्यास जग जाती है। गगन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब गगन को इस जीवन के परे जाना था। अब उसको उस अनहद को जानना था। गगन ने योगी के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे भी ये सब जानना है। पर योगी ने हंसते हुए मना कर दिया। पर गगन टस से मस नहीं होने वाला था। बहुत नानुकुर के बाद योगी जी ने उसे अपने पास रख लिया और कोई एक मंडल यानी कि 40 दिन तक योग सिखाया और कह दिया कि इस संसार में 5 तत्व हैं: पानी, मिट्टी, हवा, आग और आसमान। पर गौर से देखा जाए तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही तत्व है, वो है आकाश यानी कि आसमान, जो सबको अपने में दबाए रखता है। जैसे ये अंतरिक्ष, धरती, चांद और सूरज सबको अपने में रखता है। तो एक काम कर, तू इस आकाश को जीत ले। जो आकाश को जीत लेता है वो सबको जीत लेता है। तेरे भाव प्रबल है, तू रोता है, तू दुखी भी होता है, तो हंस भी तो सकता है। तू उस पहाड़ी पार बने माँ के मंदिर में जा और 10 महीने वहीं रह। ये जो योग है, जो संजोग कल है, उसमें धरती और मंगल कुछ इस तरह से रहेंगे कि तेरा छुटकारा बहुत जल्दी हो जाएगा। वहां पर आने जाने वाले लोग और वहां के सन्यासी तुझ पर हंसेंगे, तेरा उपहास बनाएंगे। अरे पर तू माँ पर ध्यान लगाए रख, वो तो सब पार लगा देगी। मेरा साथ और मेरा किरदार यहीं तक था, अब आगे का सफर अपने कदमों पर चलना है। यह कहकर वो योगी जी शिव शंभो का नाद करते हुए वहां से चल पड़े। सर, स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। स्पेस हमारे लिए ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी को लिए हुए है जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगी। हम क्या थे और हम क्या हो सकते हैं, ये सब हम जान सकते हैं। अरे वो सब तो ठीक है मैडम, पर हम गरीबी हटाएं या फिर या आपके साथ मार्स मार्स खेलें। मिनिस्टर साहब ने समोसे उड़ाते हुए नभा से अपना सवाल पूछा। सॉरी सर, मैं आपको ये नहीं कह रही कि हम पॉवर्टी को ख़त्म करने का कोई काम नहीं करेंगे। मैं तो बस यूं कह रही हूं कि हमें दोनों करना चाहिए। जैसे कि चांद की सतह पर जब हमने पानी ढूंढ निकाला था, तब स्पेस सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट हुआ और हमारी साख एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर के रूप में और भी बढ़ गई। और हाँ सर, एक एग्जांपल और है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की कई टेक्निक का इस्तेमाल मेडिकल और दूसरे फील्ड में भी किया गया है। जैसे जिस टेक्निक से मार्स की सरफेस को स्कैन किया गया था, उसी टेक्निक का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने में भी किया गया। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि हम एक टेक्नोलॉजी को दूसरे फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा करके हम इंसानियत को और हमारे इस प्लेनेट को और बेहतर बना सकते हैं। नभा ने डिप्लोमेसी से लेकर ह्यूमैनिटी के हर दरवाजे खटखटा दिए। शायद इनमें से कोई तो उसकी मंजिल तक जाता होगा। ठीक है मैडम, हम आपको फ्री हैंड देते हैं, आप खुलकर काम करें, पैसे पानी की चिंता मत करें, आप अपने देश का नाम रोशन करें, बाकी हम देख लेंगे। आखिरकार मिनिस्टर साहब ने दरवाजे पर पड़े ताले खोल ही दिए। ये सब बातें नभा के दिमाग में दौड़ रही थी। अभी कोई 4 ही मिनट बीते होंगे सैटेलाइट को क्रिटिकल ऑर्बिट में आए कि सिग्नल आना बंद हो गए। नभा ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसकी आवाज में कहीं अपनी 10 महीनों के इंतजार के बेकार हो जाने की चिंता कहीं कहीं से झांक रही थी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, बस सैटेलाइट मार्स के पीछे चली गई है, इतनी सी बात है। अरे अभी 20-30 मिनट बाद सिग्नल आ जाएंगे, सो रिलैक्स। फलक ने नभा का हाथ पकड़ते हुए कहा। फलक ने नभा को ये बात कह तो दी थी, पर वो खुद भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा।
उसके दिमाग में ये बातें दौड़ रही थी कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी एक बार में मार्स मिशन नहीं कर पाई, और हिंदुस्तानी मार्स मिशन का बजट तो कई हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम है। क्या हम कर पाएंगे या नहीं? क्या ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में जा पाएगा या नहीं? ये सब फलक के दिमाग में भी दौड़ रहा था। पर फिर जहन में एक बात कौंधी कि जिंदगी में कौन कौन सी चीजें हमारे हाथ में। इस धरती का, इस चांद का, इस सूरज का घूमना हमसे परे है। इस धरती पे जो मौसम है वो हमसे परे है। यहाँ तक कि हमारी चलती ये सांसों की दौड़ भी हमसे परे है। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर काहे की चिंता, तो फिर काहे की फिक्र। इस बात को समझ फलक ने अपनी स्ट्रेस बॉल को छोड़ दिया। गगन आमचन कर वहीं दुर्गा के सामने बैठा था। वो कुछ 4-5 मिनट तक शांत था, पर फिर उसके मन में वही बातें गूंजने लगी जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। क्या तेरी माँ चाहती थी कि तू घर छोड़ दे? भाई मस्त माल फूक और चिल कर। ये नौकरी, ये ईएमआई ही तेरी जिंदगी है। अरे इससे परे कोई तेरी दौड़ नहीं है। पहले परिवार का ध्यान नहीं रखा, अब अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। इस रास्ते में आगे जाके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तो शांत रहो। ये चंचल मन अति बावरा, कभी इस सोच तो कभी उस याद, दौड़ता ही जा रहा था। पर फिर उसे योगी जी की वो बात याद आ गई। रे मन तो मूर्ख है, कचरे का डब्बा है। वही बोलता है, वही सुनता है जो दूसरों की झूठन है, और वही बार बार घुमा कर परोसता रहता है। ये देख कि तेरे सोचने से क्या आसमां हट गया, क्या धरती पलट गई? अरे आत्मा हाथी है और मन कुत्ता, वो भोकंदेज। ना इसे भगा और ना ही इसकी सुन, और अपनी मस्ती में चलता रहा। इस बात को समझ गगन ने मन के भंवर छोड़ दिए और भौंकते मन को वहीं छोड़ वो मदमस्त आत्मा को निर्गुण के बाजार में ले गया। नभा, ये नभा, सब हो गया, सिग्नल आ गए, हमने कर दिखाया। ये कहते हुए फलक ने नभा को अपने गले से लगा लिया, और ये बात सुनते ही ना चाहते हुए भी नभा की आंखों से बारिश की बूंदें बरसने लगी, और पूरे कमांड सेंटर में खुशियों और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। फलक और नभा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए ये समझ पा रही थी कि हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन चुका था जिसका मार्स मिशन पहली बार में सफल हो गया था। ऐसा देश बन चुका था जो ऑटो रिक्शा से भी कम पैसों में मंगल पर पहुंचा देता। ऐसा देश बन चुका था जिसके स्पेस प्रोजेक्ट का बजट हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्मों से बहुत कम होता। देखते ही देखते दुर्गा माँ के सामने बैठे गगन को अब वो एहसास हो चुका था जिससे गगन अब गगन हो चुका था। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसमें और दुर्गा माँ की उस मूरत में, उसमें और सामने रखे जलते दिए में, उसमें और दुर्गा के चरणों में रखे उस लाल फूल में, उसमें और किनारों से झांकती हुई उस सरसराती हवा में कोई अंतर नहीं रह गया था। गगन ने दरवाजे के बाहर जाकर देखा तो हर इंसान, हर पेड़, हर पहाड़ उसका अपना सा हो गया था। हाँ, लंबे समय तक बैठने से उसके पैर में दर्द तो था, पर मन में कोई पीड़ा नहीं थी। नभा, फलक और गगन की कहानियां अलग अलग है और उनका सफर भी अलग अलग है, पर शायद उनकी मंजिल एक ही है। इस छोटे से शरीर के बंधन से परे उस अनंत असीमित आकाश को छूने का, जीने का, शायद यही उनका मकसद लगता है। उन तीनों की आंखों में अब वही भाव चरम पर था कि ये सब बहुत बढ़िया है, पर यहां रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अभी तो और आगे बढ़ना है। अभी जो भी कुछ है हमारे पास वो औरों को भी तो देना है। इन सब बातों, एहसासों और कारनामों के पीछे योगी जी की वो बात गुनगुनाए जा रही थी। अरे जो खुद के लिए जिया तो वो क्या खाक जिया जी,
जो औरों के लिए जिया, अरे वही तो खुदा होकर जिया जी।